संभोग के दौरान शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शुक्राणु लगभग 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से तैरते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के बलगम में परिवर्तन होता है, जिससे शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से गर्भाशय में जाने में सुविधा होती है। महिला प्रतिरक्षा प्रणाली शुक्राणु को विदेशी के रूप में पहचान सकती है और उन पर हमला कर सकती है। इस हमले में कुछ शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। गर्भाशय के भीतर एक पंपिंग गति शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने में मदद करती है। सेलिया एक व्यापक प्रस्ताव बनाएगी, इससे शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर अंडे की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। अंडाणु एक एंजाइम छोड़ता है जो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में सहायता करता है। ये एंजाइम कीमोअट्रैक्टेंट शुक्राणु को अंडे की ओर आकर्षित और निर्देशित करते हैं। शुक्राणु और डिंब का संलयन निषेचन कहलाता है। ओव्यूलेशन के बाद पहले 24 घंटों के दौरान ही निषेचन संभव है। अंडाणु कई शुक्राणुओं से घिरा होता है, लेकिन केवल एक शुक्राणु ही अंडे को निषेचित करने में सफल हो पाता है। दूसरे पतित हो जाएंगे। शुक्राणु अंडे की झिल्ली कोरोना रेडिएटा से होकर गुजरता है और ज़ोना पेलुसिडा तक पहुंचता है। एक्रोसोम या शुक्राणु का सिर हाइल्यूरोनिडेज नामक एक एंजाइम छोड़ता है जो अंडे में शुक्राणु के प्रवेश को सुविधाजनक बनाता है। ये एंजाइम अंडे की झिल्ली को विघटित कर देते हैं और शुक्राणु के लिए प्रवेश द्वार बनाते हैं। पहले शुक्राणु के प्रवेश के तुरंत बाद अंडाणु एक एंजाइम का स्राव करता है जो ज़ोना पेलुसिडा को गाढ़ा कर देता है। यह अंडे में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली डिंब की प्लाज्मा झिल्ली के साथ विलीन हो जाती है। शुक्राणु केंद्रक अंडों के केंद्रक की ओर बढ़ता है और उसके साथ संलयन करता है। इसे कार्योगामी कहा जाता है। यह प्रक्रिया माता पिता दोनों की आनुवंशिक जानकारी के मिश्रण की ओर ले जाती है। महिला में केवल X क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। यदि नर का X क्रोमोसोम अंडे के X क्रोमोसोम के साथ मिल जाए तो लड़की पैदा होगी। यदि नर का Y गुणसूत्र अंडे के X गुणसूत्र के साथ मिल जाए तो लड़का पैदा होगा। इस प्रकार निषेचन प्रक्रिया होती है। निषेचित अंडे को जाइगोट कहा जाता है। निषेचन के बाद जाइगोट में बार बार मायोटिक विभाजन होता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की ओर बढ़ने के समय में यह होता है। निषेचन के लगभग 6 से 12 दिन बाद निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय तक चला जाता है। यह इम्प्लांटेशन नामक प्रक्रिया से गुजरता है। भ्रूण का गर्भाशय की परत से जुड़ाव, जिसे एंडोमेट्रियम के रूप में जाना जाता है। एक बार जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से संपर्क करता है तो इसकी कुछ बाहरी परत कोशिकाएं, जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है, फैलती हैं। फिर वे अपनी कोशिका झिल्ली खो देते हैं, विलीन हो जाते हैं और एक एकल संरचना के रूप में कार्य करते हैं, जिसे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। यह बहुकेंद्रीय साइटोप्लाज्मिक द्रव्यमान आक्रामक रूप से एंडोमेट्रियम में अपना रास्ता खोदता है। यह HCG नामक हार्मोन का स्राव करना भी शुरू कर देता है। HCG एक गर्भावस्था हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है और मासिक धर्म चक्र को रोकता है। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को तब तक बनाए रखने में मदद करता है जब तक कि प्लेसेंटा हार्मोन उत्पादन पर नियंत्रण नहीं कर लेता। HCG का उपयोग अक्सर गर्भावस्था का पता लगाने के लिए एक मार्कर के रूप में किया जाता है। गर्भावस्था परीक्षण गर्भावस्था की पुष्टि के लिए मूत्र या रक्त में HCG की उपस्थिति का पता लगाता है। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान HCG का ऊंचा स्तर मॉर्निंग सिकनेस से जुड़ा होता है, जिसमें मतली और उल्टी जैसे लक्षण शामिल होते हैं। HCG मां के शरीर में प्रतिरक्षा सहिष्णुता स्थापित करने में भी मदद करता है और भ्रूण को विदेशी ऊतक के रूप में पहचाने जाने से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। HCG भ्रूण के अंगों और ऊतकों के विकास में भूमिका निभाता है,
खासकर पहली तिमाही के दौरान। विकास के दूसरे सप्ताह के मध्य में सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में लैकुने नामक कुछ स्थान बनने लगते हैं। ये स्थान आपस में जुड़कर क्षतिग्रस्त एंडोमेट्रियम के मातृ रक्त से भरा एक नेटवर्क बनाते हैं। उंगली जैसे उभार, जिन्हें कोरियोनिक विली कहा जाता है, पौधे की जड़ की तरह फैलने लगते हैं और मातृ रक्त के एक पूल से घिरे होते हैं। यहीं पर आदान प्रदान हो रहा है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर मातृ रक्त इंटरविला स्थान में प्रवाहित होता है और नाल की झिल्लियों से होते हुए भ्रूण के रक्त में फैल जाता है। उसी समय अपशिष्ट उत्पाद और कार्बन डाइऑक्साइड भ्रूण के रक्त से उन्मूलन के लिए मातृ रक्त में चले जाते हैं, जबकि रक्त कभी मिश्रित नहीं होगा। इसके अलावा यह प्रक्रिया प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है, जिससे एक स्थिर संबंध सुनिश्चित होता है। गर्भनाल जो भ्रूण से जुड़ी होती है, भ्रूण तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है और अपशिष्ट उत्पाद को हटा देती है। गर्भनाल स्टेम कोशिकाओं से भरपूर होती है, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे हड्डी कोशिकाओं, वसा कोशिकाओं में अंतर करने की क्षमता रखती है और विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। गर्भनाल की लंबाई अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, औसतन लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर। गर्भावस्था के लगभग 12 सप्ताह के आसपास पहली तिमाही के अंत तक नाल पूरी तरह से गठित और कार्यात्मक हो जाती है। यह मां और विकासशील भ्रूण के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, जिससे आवश्यक पदार्थों के आदान प्रदान, अपशिष्ट उन्मूलन, हार्मोन उत्पादन और प्रतिरक्षा सुरक्षा की सुविधा मिलती है। प्लेसेंटा भ्रूण को नुकसान पहुंचाने वाले विषाक्त पदार्थों, रोगजनकों और दवाओं को फिल्टर करने के लिए एक चयनात्मक बाधा के रूप में भी कार्य करता है। प्लेसेंटा भ्रूण के तापमान को नियंत्रित करने, विकास के लिए एक स्थिर और इष्टतम वातावरण सुनिश्चित करने में सहायता करता है। गर्भावस्था के अंत में नाल के भीतर रक्त वाहिकाएं अधिक व्यवस्थित और विकसित हो जाती हैं और प्रसव तक भ्रूण को पर्याप्त रूप से सहारा देती हैं। जैसे जैसे प्रसव नजदीक आता है, नाल प्रोस्टाग्लैंडिन सहित उच्च स्तर के हार्मोन का उत्पादन करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स गर्भाशय ग्रीवा के पकने में भूमिका निभाते हैं, जो प्रसव की तैयारी में गर्भाशय ग्रीवा को नरम और पतला करने में मदद करेगा। वे गर्भाशय ग्रीवा को फैलाव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं और संकुचन की शुरुआत को सुविधाजनक बनाते हैं। प्रसव के दौरान प्लेसेंटा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आरक्षित रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भाशय संकुचन के कारण रक्त प्रवाह में अस्थायी कमी के दौरान भी बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त हों। जैसे ही प्रसव के दौरान गर्भाशय सिकुड़ता है, नाल गर्भाशय की दीवार से अलग होने लगती है। यह डिटैचमेंट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा को गर्भाशय के ऊतकों से अलग करने की अनुमति देती है। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता रहता है। ये संकुचन, जिन्हें अक्सर प्रसव के बाद संकुचन कहा जाता है, प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से पूरी तरह से अलग करने और इसे जन्म नहर के माध्यम से बाहर धकेलने में मदद करते हैं। डॉक्टर गर्भनाल पर नियंत्रित दबाव डालकर या मां के पेट पर दबाव डालकर नाल के प्रसव में धीरे धीरे सहायता कर सकते हैं। अपरा प्रसव की प्रक्रिया में कुछ मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं कि प्लेसेंटा पूरी तरह से वितरित हो गया है और प्लेसेंटा ऊतक के बरकरार रहने का कोई खतरा नहीं है, जो पीछे छूट जाने पर जटिलताएं पैदा कर सकता है। डॉक्टर असामान्यताओं के लिए प्लेसेंटा के मातृ पक्ष की भी जांच करते हैं
औसतन एक प्लेसेंटा का वजन आमतौर पर 500 से 600 ग्राम के बीच होता है। कुछ लोग प्लेसेंटा खाने के समर्थक हैं, जिसे प्लेसेंटोफैगी भी कहा जाता है। वे नाल में विभिन्न पोषक तत्वों और हार्मोन की उपस्थिति के कारण संभावित लाभ का दावा करते हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ आहार, बढ़ा हुआ ऊर्जा स्तर, बढ़ा हुआ दूध उत्पादन और हार्मोन विनियमन। फिर भी प्लेसेंटा के सेवन के लाभ या जोखिम के संबंध में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेसेंटा के सेवन से संभावित जोखिम जुड़े हुए हैं। प्लेसेंटा में बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं और अनुचित रखरखाव या तैयारी से संदूषण और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। खाना पकाने या प्रसंस्करण के तरीके जैसे स्टीमिंग या एनकैप्सुलेशन इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से समाप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ देशों या क्षेत्रों में प्लेसेंटा को संभालने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश या प्रतिबंध हैं। इसलिए प्लेसेंटोफैगी से संबंधित स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों से अवगत होना आवश्यक है।